कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। आपको झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई का भी नमस्कार। कितनी शांति है यहाँ ना, हम दोनों बैठे हैं, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, मौसम भी बहुत बढ़िया है ना। बिल्कुल, और किसान भाइयों के लिए तो ये मौसम काफी अनुकूल है। अभी किसान भाई व्यस्त भी होंगे क्योंकि उनके खेत में धान की खेती भी लगी हुई है, रबी का मौसम भी है, तो रबी की तैयारी भी लोग कर रहे हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं हमारे किसान भाई जी। तो चले हम कृषि समाचार की ओर। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए किसान भाइयों, हम आपको खेती से संबंधित कुछ जो जानकारियां हैं वो कृषि समाचार के माध्यम से हम आपको उपलब्ध कराते हैं। आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम। राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग झारखंड सरकार द्वारा बकरा विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में बकरा प्रजनन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत बकरी पालकों को 50% अनुदान पर 5 बकरी और एक ब्लैक बंगाल नस्ल का बकरा दिया जाएगा। बकरा प्रजनन योजना के तहत बकरा इकाई का वितरण किया जाएगा। एक इकाई के लिए बकरी पालकों को 5 बकरी के साथ एक ब्लैक बंगाल नस्ल का बकरा दिया जाएगा। एक इकाई की कुल लागत मूल्य 22,500 रुपये है, जिसमें दवा, टीका, खाद एवं रख रखाव के आवश्यक सामग्री सहित 3 वर्षों के इंश्योरेंस जैसे खर्च भी शामिल हैं। इसमें लाभुकों को 50% अनुदान दिया जाएगा। लाभुकों के चयन के लिए इस व्यवसाय में पहले से काम करने वाले व्यक्तियों या प्रशिक्षण प्राप्त बकरी पालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड में अब अश्व और श्वान के लिए भी प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पिछले दिनों मोरहाबादी में आयोजित युवा एवं क्षमता विकास मेला में राज्य के कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल ने कहा कि पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और राज्य सरकार पशुधन की सुरक्षा के लिए कारगर उपाय कर रही है। गर्मा फसल अगार टमाटर की खेती कर रहे किसान अपने फसल को मुरझा रोग से बचाने के लिए टमाटर की रोगरोधी किस्म स्वर्ण संपदा लगाएं। साथ ही प्रो ट्रे में बिचड़ा तैयार करने के लिए अभी बुआई कर दें। प्रो ट्रे में मिट्टी नहीं बल्कि आधी आधी मात्रा में कोकोपीट और केचुआ खाद डालकर टमाटर बीज की बुआई कर दें। गर्मा फसल के लिए अगर टमाटर की आगाद खेती करनी है तो अभी से ही प्रो ट्रे में बिचड़ा लगाने के लिए बुआई शुरू कर दें। टमाटर में मुरझा नामक बीमारी लगती है जिसकी कोई दवा नहीं। दवा है तो सिर्फ स्वर्ण संपदा नामक टमाटर का रोग रोधी किस्म। प्लास्टिक का ट्रे जो आता है, प्रो ट्रे जो आता है, उस प्रो ट्रे में मतलब मिट्टी रहित कोकोपीट और केचुआ खाद को आधा मात्रा मिला करके और उसको भर करके और उसका बीज बुआई करके प्लास्टिक का ट्रे में अगर बिचड़ा तैयार करेंगे तो उससे जो है आपको फसल में भरपूर फायदा होगा। हाल के वर्षों में स्वीट कॉर्न की खेती के प्रति किसानों में दिलचस्पी बढ़ी है। हमारे राज्य में के किसान स्वीट कॉर्न की खेती पर थोड़ा ध्यान दें तो अच्छी आमदनी पा सकते हैं। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए हाइब्रिक्स 51 और ब्राइट जीन नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। स्वीट कॉर्न मकई की ही एक खास प्रजाति है जो आम मकई से ज्यादा मीठा और मुलायम होता है। आज की तारीख में स्वीट कॉर्न के बढ़ते हुए मांग को देखकर कहा जा सकता है कि इस फसल की खेती से अच्छी कमाई की जा सकती है, बशर्ते स्वीट कॉर्न का उन्नत प्रभेद लगाकर बेहतर उत्पादन किया जाए। किसान भाइयों, जैसे स्वीट कॉर्न एक अच्छी मक्के की किस्म की है प्रजाति, और इसकी अगर आप अच्छी किस्म लगाना चाहते हैं जो हमने अपने प्रयोगशाला में किया है तो हाइब्रिक्स 51 ये अच्छी इसकी उपज भी आती है और साथ में इसमें मिठास भी अच्छी रहती है। डेयरी व्यवसाय से जुड़े पशुपालक बड़ी मात्रा में दूध इकट्ठा करते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं। कई दफ़ा दूध की खपत कम होने से दूध बच जाता है, जिसे खराब होने से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर रखना जरूरी होता है। पशुपालक इस कार्य के लिए बल्क मिल्क मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्क मिल्क मशीन द्वारा बड़ी मात्रा में उपलब्ध दूध को सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। दूध का प्राकृतिक स्वभाव है कि वो एक निर्धारित तापमान से अधिक वातावरण में एक निश्चित समय से अधिक देर तक रखा जाए तो खराब हो जाता है, जबकि बल्क मिल्क मशीन में दूध को ठंडे तापमान में रखा जाता है जिससे वो खराब नहीं होता। ज्यादा मात्रा में दूध को सुरक्षित रखने का सबसे कारगर साधन है बल्क मिल्क मशीन। आज हम सफल किसान की कहानी शुरू करते हैं हेसला गांव के रहने वाले हारून महतो की।
जो पूरे जी जान से खेती करते हैं और हर तरह की फसल उपजाते हैं, लेकिन अभी मटर की खेती में मशरूफ हैं। खेती में हरबानी से नहीं, मेहनत से होती है। खेत भी मौसम के साथ साथ किसान का ही बाट जोता है कि वो आए और फसल लगाए। खेत, फसल और किसान तीनों को जोड़ने वाली कड़ी किसान की मेहनत ही है। हिसला गांव के अरुण महतो अभी जुड़े हुए हैं अपने मटर की खेती से। तो आइए अरुण महतो से ही जानते हैं कि वो मटर की खेती से बेहतर उपज पाने के लिए कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं। हमको खेती में बहुत ही पसंद लगता है। खेती जैसा कोई और मेरा उपाय नहीं है, इसलिए मैं खेती ही करना चाहता हूँ। खेती से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है और मैं खेती बाड़ी से बहुत परिवार को अच्छा से चला रहा हूँ। आप लोग भी हमारा जैसा खेती बाड़ी कीजिए और खुशहाल रहिए। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24.6 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26.6 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1800 रुपए से 1900 रुपए, चावल मध्यम 2000 रुपए से 2100 रुपए, चावल उत्तम 2200 रुपए से 2400 रुपए, गेहूं 1300 रुपए से 1350 रुपए, चना 4700 रुपए से 5100 रुपए, दाल अरहर 6500 रुपए से 7100 रुपए, दाल मसूर 4100 रुपए से 4400 रुपए, दाल चना 6050 रुपए से 6250 रुपए, सरसों तेल 10000 रुपए से 10150 रुपए, चीनी 3600 रुपए से 3650 रुपए, आलू 1275 रुपए से 1375 रुपए और प्याज 1350 रुपए से 1450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने बहुत सारी कृषि से संबंधित जानकारी हासिल की, मंडी के भाव के बारे में जानकारी हासिल की, मौसम के मिजाज के बारे में जानकारी हासिल की। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा विराम, लेकिन इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ,
विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। तो आज क्या विचार है हमारे गंजू दादा? देखिए झुमकी बहनों, किसान भाइयों को तो हर सप्ताह हर दिन इंतजार रहता है हम लोगों का कि भाई गंदरू भाई और झुमकी बहन आएंगे और ढेर सारी जानकारी देंगे और उस जानकारी का फायदा भी तो हमारे किसान भाई उठाते ही हैं और बड़ी बेसब्री से उनको कार्यक्रम का इंतजार भी रहता है। लेकिन साथ साथ हम दोनों के साथ साथ उन्हें गंदरू भाई और कारू दादा का भी इंतजार रहता है। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आप कुछ बताने वाले थे, कुछ जानकारी भी देने वाले? बिल्कुल, हम बिल्कुल जानकारी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन इस जानकारी को हम अपने कारू दादा और मंगरा दादा को भी बताना चाहते हैं। तो चलें गांव की ओर। बिल्कुल, चलें। हाँ, वो बहुरिया हमारा बोल रहे थे, क्या बोलते बटन, अरे बटन मशरूम। अरे बटन की मशरूम, ये तो हमको भी समझ में नहीं आया। नमस्कार। काल चलाइए, बैठिए। बड़ी शांति से बैठ एकदम आपस में हम लोग थोड़ा थे, चर्चा चल रहा है। लगता है ना इनका दिमाग खराब हो गया है। खेती बाड़ी करने इनका बहुरिया बोली बटन ला दो, हाँ, तो ये मशरूम ला के दे दिए। पागल कहीं का। अरे दादा नहीं, देखिए आप लोगों को समझने में गलती हो गया है। हाँ, हम लोग बुढ़बा का होशियार। देखिए अब होशियारी वाला बात, हम लोग बटन मशरूम होता है, बटन आप लोग के चलते हम भी गड़बड़ा गए। अच्छा, क्या होता है? बटन मशरूम। हाँ, मशरूम का नाम है बटन मशरूम। हाँ, देखिए अबे ना, इसका मतलब जो हम लेकर आए ठीक ठाक ले। बिल्कुल, लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे। हाँ। लेकिन अभी हम अपने किसान भाइयों को एक बहुत ही जानकारी की बातें भी बतलाने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आप अपने खेतों में कीटनाशी दवा का छिड़काव करते हैं तो उसके लिए सावधानी बरतने की जरूरत है और साथ ही साथ आप कीटनाशी दवा का रख रखाव भी सही तरीके से करें। उसको बच्चों की पहुंच से दूर रखें, उसको सही वातावरण में रखें, साथ ही साथ पशुओं से भी दूर रखें। तो इन तमाम बातों की जानकारी भी हम अपने किसान भाइयों को उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो चलिए ये जानकारी भी हम अपने किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल, चलिए। हम सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे। अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। यह भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि।
इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इस और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं, ताकि बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर न कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे, बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है। हाँ दादा, तो जानकारी तो उपलब्ध हो गया हमारे किसान भाइयों को और जान भी गए, लेकिन अभी हम लोग बटन मशरूम के बारे में चर्चा कर रहे थे। हाँ। तो और ऐसा है ना झूम की बहन, मशरूम ना बोलना चाहिए। बटन मशरूम, हुक मशरूम। अरे दादा, बटन मशरूम ये बटन की तरह ही दिखता है, तो इसलिए तो बटन मशरूम कहते हैं उसे। वो मशरूम को यही तो इनको समझा रहे थे कि हमारा बहुरिया बोली बटन, हम समझे तो वही बटन मशरूम। अरे एक भाई, वो तो बहुत मजा लगता है खाने में। ये तो बात सही है, लेकिन दादा बटन मशरूम को माने कि और खूब बढ़िया तरीका से हमारे किसान भाई उपजाएं, खूब उपजाएं, उन्नत तकनीक से उपजाएं, और इतना पैदावार पाना कि उसको बेचें तो एकदम कचिया भी चकाचक। एकदम सही। हम तो कहते हैं कि भाई बटन मशरूम या मशरूम की खेती एक किसान अगर करें अच्छे तरीके से तो काफी लाभ हो सकता है। अच्छा, इसका खेती कैसे करेंगे यार? बटन मशरूम का महत्व है, यही तो मैं बताने वाली थी। चलिए मिलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जेपी शर्मा जी से और जानकारी लेते हैं बटन मशरूम के बारे में। तो चलिए मिलते हैं। बटन मशरूम, इसकी खेती ज़्यादातर ठंडे इलाकों में, जैसे उत्तरी भारत में इसकी काफ़ी खेती होती है। किसान भाई खेत में भी इसकी खेती करते हैं और हमारे झारखंड में भी कुछ किसान इसकी खेती के लिए उत्सुक हैं और लगा भी रहे हैं, और हमारे यहाँ से गाइडेंस लेकर के इसकी खेती लोग कर रहे हैं। तो इसकी खेती के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसकी खेती के लिए दो तरीका से की जाती है, एक तो लंबी विधि से और दूसरी शॉर्ट विधि से। तो किसान भाई लंबी विधि से ही इसका खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है और शॉर्ट विधि में इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो वो फैसिलिटी यहाँ पर किसान भाइयों के पास नहीं है, इसलिए लंबी विधि से इसका कंपोस्ट जो है लंबी विधि से बनाते हैं। बटन मशरूम को उगाने के लिए सबसे पहले आपको बीज की उपलब्धता कहाँ से मिलेगा उसको प्राप्त करना पड़ेगा। उसके बाद इसका कंपोस्ट बनाना है। तो ये कंपोस्ट मैंने पहले बताया कि लंबी विधि से
किसान भाई के कंपोस्ट बना सकते हैं। इसमें कंपोस्ट बनाने में जैसे इसका फार्मूला है कि अलग अलग फार्मूला होता है। इसमें गेहूं का भूसा या धान का भूसा को लेते हैं। यदि आप गेहूं का भूसा लेते हैं तो 3 कुंटल, कम से कम 3 कुंटल का कंपोस्ट बनाना पड़ता है। और धान का पुआल का कुट्टी जैसे है तो उसके लिए 400 केजी का लेते हैं। तो उसके हिसाब से अलग अलग फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया है, MOP है, DAP है और SSP है, ये सब की मात्रा 3-3 किलो की हिसाब से डालते हैं। और गेहूं का चोकर भी 25 केजी के लगभग इसमें डालते हैं। और गुड़ 5 केजी के हिसाब से डालते हैं। और कैल्शियम जिप्सम करीब 25 केजी के लगभग डालते हैं। तो इस तरह से इस सब को केमिकल को, इसमें प्रक्रिया यही है कि इसको पहले पुआल जितो है उसको 2 दिन तक बढ़िया से फुलाना पड़ता है पानी में। और पानी में फुला करके दूसरे दिन गेहूं का चोकर जो बताए, गेहूं का चोकर में और जिप्सम को छोड़कर सभी को मिक्स कर देते हैं। सभी केमिकल्स को मिक्स करते हैं और गुड़ का घोल बना करके उसमें मिला देते हैं। और पूरे को गेहूं के चोकर में जिस तरह से सीमेंट बालू मिला करके पानी दे करके बनाते हैं, तो उसी तरह से गेहूं के चोकर में दे करके उसको मिक्स करके और गीला बोरी से ढक देते हैं दूसरे दिन। और तीसरे दिन इस मिश्रण को पुआल में तोड़ करके पूरे मिश्रण में फैला देते हैं और एक इसका ढेर बना दिया जाता है। इसके ढेर बनाने के लिए ऐसे ही ऊंचा स्थान में आप कर सकते हैं या अलग से फ्रेम बनाना पड़ता है। और फ्रेम में 5 फीट लंबा चौड़ा का एक फ्रेम बनता है। 3 तरह का फ्रेम लेते हैं। उस फ्रेम के अंदर पूरे मिश्रण को उसमें डाल देते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ पहला। इसमें 8 बार टर्निंग किया जाता है। हर तीसरे दिन टर्निंग किया जाता है उस कंपोस्ट को। और जिप्सम को जो बोले थे तीसरा टर्निंग में इसको मिलाया जाता है। और पहला टर्निंग जैसे करेंगे तो इसके अंदर जब सड़न होता है तो हीट पैदा होता है। और इसको गम बूट पहन करके उसको काम करना पड़ेगा। कहे कि टर्निंग के समय में गर्मी होता है, तोड़ना है, फिर मिलाना है, ढेर बनाना है। तो इस तरह से गर्मी आपका पैर नहीं सह पाएगा, इसीलिए गम बूट पहन करके आपको ढेर बनाना होगा। और 8 जब टर्निंग हो जाएगा तो धीरे धीरे इसके अंदर जो गंध आता है, सड़न वाला जो गंध है वो ख़त्म हो जाता है। और 8 टर्निंग में इसका कलर ब्राउन कलर का हो जाता है। और उसमें 8वां टर्निंग में इसका अमोनिया का परीक्षण करते हैं। थोड़ा सा कंपोस्ट लेकर के और उसको सूंघते हैं। यदि उसके अंदर से गौमूत्र के जैसा या अमोनिया का गंध यदि आता है तो 1-2 टर्निंग और करते हैं। यानी इसका मतलब है कि कंपोस्ट में अमोनिया का कोई अंश नहीं रहना चाहिए। उसके बाद तब इसको 1 कुंटल कंपोस्ट में करीब 500 से लेकर 700 ग्राम बीज मिलाते हैं। स्पान जो है उसको मिला देते हैं। 1-1 कुंटल का कुंडा बना करके और उसमें जो मात्रा बताए 500 से 700 ग्राम बीज स्पान जिसको बोलते हैं उसको मिला करके और थैली में 5-5 केजी करके या 10-10 केजी करके थैली करके में भर देते हैं। या यहाँ आप देख रहे हैं कि ट्रे सिस्टम जो किसान भाई ये बांस का भी इस तरह का ट्रे बना करके और इस तरह से इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसको उगाने के लिए 2 तापमान की आवश्यकता पड़ती है। अभी मशरूम का माइसीलियम ग्रोथ के लिए 25 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। माने कंपोस्ट में फंगस का ग्रोथ बढ़िया से हो जाए तो उसके लिए गर्मी चाहिए। तो किसान भाई सितंबर महीना से कंपोस्ट स्टार्ट कर सकते हैं और 1 महीना करीब लग जाता है कंपोस्ट बनाने में। और फिर बैग में जब भर देंगे तो करीब 20-25 दिन में उसके अंदर फंगस ग्रोथ हो जाता है। फंगस ग्रोथ हो जाने के बाद उसमें केजिंग मिट्टी डालते हैं। केजिंग मिट्टी एक प्रकार का मिट्टी है जिसमें पुराना गोबर की खाद या स्पेंट कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। उसको स्टरलाइज करके उसी का 1 इंच का करीब लेयर उसमें डाला जाता है। तो केजिंग मिट्टी बनाने के लिए करते हैं क्या कि सबसे पहले पुराना गोबर का खाद होना चाहिए और कम से कम 2 साल पुराना, और उसको बेविस्टीन 0.1% और फॉर्मल्डिहाइड
2% फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण बना करके उसमें छिड़काव कर देते हैं और प्लास्टिक से उसको 3 दिन तक ढक देते हैं। उससे उसके अंदर जो भी फंगस बैक्टीरिया होगा सब उसके इफेक्ट से मर जाएंगे और उस मिट्टी को थोड़ा महीन करके चलनी से भी महीन करके चलनी से चाल करके उस मिट्टी को हम केजिंग मिट्टी के रूप में बैग के ऊपर डालते हैं। तो इस तरह से केजिंग मिट्टी कर देने के बाद करीब 15-20 दिन के बाद उस समय टेम्परेचर करीब 14 से 18 डिग्री होना चाहिए। फ्रूटिंग के समय में 14 से 18 डिग्री यानी जाड़े का समय में उसमें फ्रूटिंग आने लगता है और वह लगातार होते रहता है। तो इस तरह से 1 क्विंटल कंपोस्ट से इसकी उपज मैक्सिमम 20 केजी के लगभग आती है। तो इस तरह से इसकी खेती हम लोग आसानी से कर सकते हैं। वाह भाई, बटन मशरूम के बारे में एकदम बहुत बढ़िया जानकारी मिली और हम उम्मीद करते हैं कि भाई दादा आप लोग बटन मशरूम जरूर लगाइएगा। एकदम तो हमें भी खिलाइएगा साथ में। जानकारी लेते हैं तो क्या इसने खाली जानकारी लेते हैं। देखिए कम लागत में कम पूंजी में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। हाँ, एकदम। और हम किसान भाइयों से भी कहना चाहेंगे कि भाई किसान भाई आप भी बटन मशरूम की खेती कीजिए और उसमें बहुत ज्यादा कहते हैं कि समस्याएं नहीं आती हैं और कम पूंजी में अच्छा लाभ भी दे जाता है और ज्यादा मेहनत भी नहीं है। कम जगह भी कम घेरता है। जगह भी कम घेरता है और स्वाद भी बहुत बढ़िया देता है। वाह भाई, और स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी वो बहुत ही पौष्टिक है। हाँ, ये तो बात है जी। तो लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे किसान भाई बहनों से विदा लेने का। भाई समय का तो इंतजार सबको रहता है और समय अगर समय भी कहते हैं ना कि समय का जो सही तरह से संचालन करता है, समय को सही से पहचानता है, वो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो हम अपने समय से अब हमें कार्यक्रम से विदा भी लेना होगा, लेकिन विदा लेने से पहले हम अपने किसान भाइयों को अपना पता बताना चाहेंगे। बिल्कुल, ताकि आप अपनी समस्याएं और सुझाव हम तक जरूर लिख करके भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।